प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। एगो चिल्ड्रन अकेडमी स्टूडेंट स्कूल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में अब तक हम लोगों ने प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के महत्व आदि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज जैसे जैसे व्यवसाय का स्वरूप चेंज हो रहा है, वैसे वैसे व्यवसाय की जो प्रकृति है उसके स्वभाव में भी भिन्नता देखने को मिलती है, उसके स्वभाव में भी अंतर आता है। पहले प्रबंध की प्रकृति या प्रबंध को एक कला के रूप में लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय में भिन्नता आई, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया है, आज प्रबंध कला और विज्ञान दोनों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। पहले प्रबंध को गैर पेशे के रूप में स्वीकार किया जाता था। आजकल प्रबंध संस्थाएं जो हैं या व्यवसायिक संस्थाएं, वो पेशेवर संस्थाएं बनती जा रही हैं। इसके अलावा प्रबंध का सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रबंध की जो प्रकृति है उसका अध्ययन करने के लिए हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। पहला है प्रबंध एक बहुविधा के रूप में। दूसरा है प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में। प्रबंध पेशे के रूप में। और प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। सबसे पहले जो आता है वो है प्रबंध एक बहुविधा के रूप में। प्रबंध एक बहुविधा कैसे है? ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा के नाम से जाना जाता है। अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है, जैसे कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, चिकित्सा है, सभी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक विधा का अपना उद्देश्य होता है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की विधाओं को काम में लिया जाता है। इस प्रकार प्रबंध भी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन इसकी सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार की विधाओं या मिश्रण की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रबंध को एक बहुविधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित करने में अनेक प्रकार के विषय होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, जीव विज्ञान है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, समाजशास्त्र है या सामाजिक विज्ञान है। अनेक प्रकार के जो विषय होते हैं उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार में अलग अलग जो शास्त्र होते हैं, प्रबंध के क्षेत्र में उनका कुछ कम या कुछ का अधिक योगदान प्रदान किया जाता है, जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र का योगदान। अर्थशास्त्र का योगदान, अर्थशास्त्र का योगदान। प्रबंध की सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
अर्थशास्त्र के अंदर प्रबंधों को निर्णय लेने में, संसाधनों का आवंटन करने में और संसाधनों का सर्वोचित उपयोग करने में अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आज साधन सीमित होते हैं, व्यवसाय में आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अर्थशास्त्र जो होता है सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाता है, इसमें निर्णय लेने, संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करेंगे, उनका समुचित उपयोग किस प्रकार करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आता है राजनीतिक शास्त्र के रूप में योगदान। राजनीतिक शास्त्र जो होता है प्रबंध में, प्रबंध की जो व्यूह रचना है किस प्रकार से की जाएगी या संगठन की व्यूह रचना किस प्रकार से की जाएगी, उनके विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठन में किस प्रकार से कार्य की नीतियां होंगी, क्रियाएं कैसी होंगी, नियंत्रण कैसे करेंगे, अधिकारों का प्रत्यायोजन कैसे होगा, इस प्रकार की जो संगठन की जो व्यूह रचना होती है उसमें राजनीतिक शास्त्र जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे नंबर पे जीव विज्ञान व मनोविज्ञान का योगदान। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान होता है, उसका भी प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव के संबंध में अवधारणाओं को जानने संबंधी, मानव विषयों की जिज्ञासाओं का पता और लगाना। मनोविज्ञान क्या होता है, दूसरे व्यक्ति जो सामने खड़े होते हैं उसके हाव भाव देख करके उसके विचारों को जान लेना। इस प्रकार से जीव विज्ञान या मनोविज्ञान जो होते हैं प्रबंध के क्षेत्र में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। चौथा इसके अंदर जो आता है वो आता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का योगदान। समाज शास्त्र का योगदान प्रबंध के क्षेत्र में या प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में समाज शास्त्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं उनके कार्य, उनकी गतिविधियां किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार कार्यों का संचालन करते हैं, इन सभी प्रकार की जो जानकारी होती है वो समाज शास्त्र के द्वारा ही प्रदान की जाती है। पांचवा बिंदु जो आता है वो तो मानव शास्त्र का योगदान। मानव शास्त्र का योगदान प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने में मानव शास्त्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अंदर मूल्य या की नैतिकता, व्यवसायिक नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर समाज में रहने वाले व्यक्तियों से भी आशाएं करते हैं कि समाज के अनुरूप काम करते हैं। जैसे व्यवसायिक नैतिकता होती है, इसके अंतर्गत व्यवसायी जो होते हैं उनसे हमें क्या अपेक्षा है। जैसे हम चाहते हैं कि व्यवसायी अच्छी किस्म की वस्तु प्रदान करें, सही मूल्य के ऊपर प्रदान करें, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करें, सही मानोचित व्यवहार करें। तो इस प्रकार से प्रबंध में मानव शास्त्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार से उपयुक्त विवेचन का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है, परंतु इसके सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने के लिए अनेक विषयों का कुछ न कुछ योगदान अवश्य होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का अधिक होता है। इसलिए अनेक विषयों का योगदान होने के कारण प्रबंध को एक बहुविधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह था पहला टॉपिक। दूसरा जो है प्रबंध विज्ञान एवं कला है। प्रबंध विज्ञान
एवं कला है। प्रबंध विज्ञान एवं कला है। प्रबंध शास्त्र में इस विचारधारा के बारे में मतभेद है। कई व्यक्ति प्रबंध को विज्ञान मानते हैं, कई प्रबंध को कला मानते हैं और कई प्रबंध को विज्ञान एवं कला मानते हैं। इसलिए प्रबंध विज्ञान है या कला है। अनेक प्रबंधकों के विचारकों की विचारधाराओं के बाद हम अलग अलग रूप से इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले इसमें लेते हैं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में या क्या प्रबंध एक विज्ञान है? इसमें कई प्रबंध शास्त्री ऐसे होते हैं जो प्रबंध को एक विज्ञान मानते हैं, कई कहते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान नहीं है। इसलिए कई प्रबंधकों की जो विचारधारा विचारों में जो मतभेद है यह भिन्नता पाई जाती है। उसको प्रबंध एवं विज्ञान की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करके इसको समझ सकते हैं। तो प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, सबसे पहले तो विज्ञान की विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। विज्ञान क्या होता है? किसी भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान का एक जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है, अनेक प्रयोगों व सिद्धांतों के आधार पर सत्यता की जांच की जाती है, अनेक सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होते हैं, इसे हम विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार से विज्ञान में अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन दूसरा है कारण एवं परिणाम में संबंध। तीसरा है समस्याओं का निराकरण। समस्याओं का निराकरण। चौथा है प्रयोगों के आधार पर सत्यता व तथ्यों का निर्धारण। इस प्रकार से विज्ञान में कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। हम विज्ञान की विशेषताओं को अब प्रबंध से मिलान करते हैं। सबसे पहले किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान एवं अध्ययन। इसी प्रकार से प्रबंध के अंतर भी प्रबंध शास्त्री जो होते हैं, प्रबंध से संबंधित जो विषय होता है उसका क्रमबद्ध ज्ञान एवं अध्ययन करते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रबंध की एक विज्ञान है। दूसरा है कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करना। विज्ञान जो होता है कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है। पेड़ से गिरने वाला जो फल होता है वो नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? एक प्रकार की वैज्ञानिक मानते हैं सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसी प्रकार से प्रबंध में भी कारण और परिणाम होते हैं। इसी काम को ऐसा क्यों करेंगे और करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। जैसे प्रबंध का सिद्धांत होता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य को अलग अलग भागों में बांट के करने से एक व्यक्ति की तुलना में कार्य सरल हो जाता है। इस प्रकार से
विज्ञान भी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है और प्रबंध भी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रबंध भी एक विज्ञान है। समस्याओं का निराकरण, इस प्रकार से विज्ञान में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिस्थापन किया जाता है, तो उसमें वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार से प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के सामने आने वाले अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रबंध को कार्य करने में, निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जिस प्रकार विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत भी जो होते हैं प्रबंध की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम लाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक विज्ञान है। प्रयोगों के आधार पर सत्यता व तथ्यों का निर्धारण करना, विज्ञान की सत्यता की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, विभिन्न प्रकार के शोध हैं, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हैं। उसके आधार पर इसकी सत्यता की जांच की जाती है कि इसके द्वारा किए जाने वाले जो निर्णय होते हैं, किए जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, उनसे एक निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों का जो प्रतिस्थापन किया जाता है, वो प्रबंधों का जो शिक्षण होता है, आपसी अनुभव होता है, शोध होता है, कार्य प्रणालियां होती हैं, उसके आधार पर उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं कि प्रबंध की एक विज्ञान है। पांचवें प्रकार की एक और जो विशेषता है वो है सार्वभौमिक। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं और विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, इनमें थोड़ा अंतर होता है। प्रबंध के सिद्धांतों की तुलना में विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं देश में किसी भी परिस्थिति में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो स्थिति और समय के अनुसार ही लागू किए जाते हैं, सभी जगह समान रूप से लागू नहीं किए जाते। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत और विज्ञान के सिद्धांत को लागू करने की जहां तक बात आती है, इसमें अंतर मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध यहाँ विज्ञान नहीं है। इस प्रकार से प्रबंध और विज्ञान की विशेषताओं का मिलान करने के बाद में संक्षेप रूप में ये कहा जा सकता है कि प्रबंध की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो विज्ञान की विशेषताओं से मिलती हैं। इस रूप में प्रबंध को एक विज्ञान माना जाता है, परंतु कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनमें मेल नहीं खाते। ऐसी दृष्टि में प्रबंध जो है वो शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि एक उसको व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। तो आज हमने दो बातें आपको बताई, प्रबंध एक बहुविधा के रूप में और प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। उसके बाद इसकी जो बची हुई तकनीक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से समय समय के ऊपर जब अपने टॉपिक पूरे होते हैं, एक कॉपी डालने के लिए मैंने आपको कहा था, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो लिखते जाओ। जैसे प्रबंध क्या है, प्रबंध की कोई एक परिभाषा दीजिए। क्या प्रबंध एक आदर्श शक्ति है? क्या प्रबंध सृजनात्मक गतिविधि है? उदारीकरण से पूर्व, उदारीकरण के पश्चात प्रबंध की कोई दो महत्व बताइए। या प्रबंध से देश का आर्थिक विकास होता है, कैसे? या प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य बताइए। या प्रबंध के उद्देश्यों कितने भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके और अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ताकि पूरे पाठ का जो ज्ञान है वो एक साथ हो जाएगा। इसके आगे का जो है वो आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।